मेरे साथ देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल के संपादक हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बड़े चैनल हैं उसमें काम किया, आज तक में काम किया, अभी इंडिया न्यूज़ के वो संपादक हैं। तो खबरों के लिहाज से देखें, करियर के लिहाज से देखें तो वो बहुत सफल रहे हैं। बहुत बिजी लाइफ में बहुत प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करते हुए अगर समय उन्होंने निकाला है, ये संग्रह आया है, तो इसलिए तो उनकी तारीफ़ बनती है। लेकिन इसमें कंटेंट क्या है, किसके लिए है ये सारी कविताएं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सर, पहला कविता संग्रह है। कविताएं सभी लिखते हैं, लेकिन आप जब कविता लिखते हैं, एक पत्रकार के तौर पे आपको देश जानता है, आप पर लोगों की नज़र है, तो क्यों मजबूर हुए हैं आप कि आपको कविता के माध्यम से भी लोगों को कुछ कहना चाहिए? मुझे लगता है कि पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कवि नहीं हो सकते हैं। राजेंद्र माथुर कवि थे कि पत्रकार कहना मुश्किल है। शिवपूजन सहाय कवि थे कि पत्रकार कहना मुश्किल है। आगे दिनमान जैसी पत्रिका के संपादक रहे। धर्मवीर भारती, धर्मयुग जैसी पत्रिका के संपादक रहे। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो सोचता है और जो कुछ लिखना चाहता है, उसके पास सवाल हैं, उसके लिए अलग अलग मंच होते हैं। कुछ लोग उपन्यास लिखते हैं, कुछ लोग कविताएं लिखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं टीवी का पत्रकार हूँ और मैं कविता लिखता हूँ तो यह मेरा मौलिक अधिकार है और मैं उसी लिहाज से लिखता भी हूँ। आपने बाल ठाकरे पे लिखा है, तो क्या लगता था कि टीवी में आप काम करते एक पत्रकार के तौर पे उन पे प्रहार नहीं कर पा रहे थे, उनके बारे में नहीं कह पा रहे थे, तो लगा कि एक पब्लिक स्पेस में नहीं कर पा रहा हूँ तो जो पर्सनल स्पेस है उसमें कहा जाए? नहीं, वो देखिए, बाल ठाकरे की कविता आप देखिएगा, बाल ठाकरे के निधन के दिन लिखी गई है। पूरे मुंबई में लोगों का सैलाब सा था। ऐसा लग रहा था कि बाल ठाकरे साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनके पास बहुत बड़ी जनशक्ति है। लोकतंत्र में अगर किसी आदमी के पास लोगों की बड़ी जमात है तो वो नेता कहलाता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से नेता होने की एक बड़ी शर्त है कि आपके पास लोग कितने हैं, जनशक्ति कितनी है। और बाला साहब ठाकरे इस लिहाज से एक बड़े नेता माने जा सकते हैं। लेकिन जो उनका उसूल रहा है, जिस तरह की राजनीति करते रहे, वैसी राजनीति से हो सकता है कि मेरी सहमति ना हो। तो जो आप कविता के माध्यम से कह रहे हैं, एक संपादक के तौर पे आपको लगता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ जो जनमानस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी समझ अच्छी है या बुरी है, लेकिन एक संपादक के तौर पे आपकी समझ ज़्यादा शार्प होती है। आप भीड़ को अलग करके देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो क्या लगता है एक संपादक के तौर पे बहुत मुश्किल होता है भीड़ से अलग होकर सोचना, और एक कवि, जब कवि के तौर पे ज़्यादा आसान हो जाता है भीड़ से अलग होकर सोचना और सही गलत के जो महीन फ़र्क है उसको समझ पाना? नहीं, देखिए, अलग-अलग साँचे में तो आपकी सोच होती नहीं। एक ही आदमी है, एक ही तरह का दिमाग है, तो सोचता तो वैसा ही है। अब ये है कि 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप खड़े हैं। जब आप टीवी के लिए खबर बना रहे होते हैं, तो आप उसको इस लिहाज से तैयार करते हैं कि यह खबर जो है, देश के आम आदमी के लिए कितनी ज़रूरी है। जब आप कविता लिख रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि भैया देश का जो आम आदमी है, उसके सामने जो मुश्किलें, सवाल, परेशानियाँ, चुनौतियाँ हैं, वो कितनी हैं और किस लिहाज से हैं। ये जो नाम आपने रखा है अंधेरी गली का चांद, तो ऐसा नहीं लग रहा है सिर्फ एक स्याह पक्ष है, पूरा का पूरा स्याह पक्ष है? कौन सा चांद निकलता है अंधेरी गली में? वो तो चांद रात में ही निकलता है, लेकिन आपकी कविताओं का चांद किन के लिए, किनकी गलियों में एकदम अंधेरा ही अंधेरा है? इसमें 2 लाइनें हैं। आसमान में चलता है, आंगनों की बात करता है। जिन घरों में सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, उनके आंगनों में उतरता है अंधेरी गली का चाँद। इस देश में जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, मान लीजिए कि मेरा एक नेता है जो मेरा एमएलए हो गया, फिर एमपी भी हो गया, वो राज्य में मंत्री हो गया या फिर देश में मंत्री हो गया। वो जैसे लोगों से मिलता जुलता है, फिर उसको लगता है कि मैं तो मंत्री हो गया, मेरे संतरी हो गए, मेरा स्टेटस हो गया, मेरा बंगला हो गया, तो मुझे ऐसे ही लोगों से मिलना चाहिए जिन लोगों से मेरा काम बनता है। जब आप काम बनने के लिहाज से लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, या फिर आपको लगता है कि भैया मैं तो थोड़ा सा मालदार आदमी हो गया, मैं तो ओहदेदार आदमी हो गया, मेरी पूछ परख बढ़ गई है, शान शौकत वाला आदमी हो गया, गाड़ियों का काफ़िला चलता है, तो मुझे छोटे मोटे लोगों से तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो आप अपना एक स्टेटस बना लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप तो पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों के नेता हैं, लेकिन लोगों से मिलने से गुरेज करते हैं।
आप कुछ मालदार लोगों के बीच में रहते हैं, कुछ ठेकेदार आपने तय कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह की व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं तो फिर काहे को लोगों का नेता आप और काहे की नेतागिरी। तो लोकतंत्र में हमारा नेता जैसा है, उसी पर ये कविता है, अंधेरी गली का चांद। कि चांद है तो रोशनी आनी चाहिए थी, लेकिन उस गली में रोशनी आती नहीं है। और उस गली में कुछ मकान के रोशनदान से जो रोशनी आती है वो मकान आलीशान है। इसलिए उस गली में बाकी लोगों के लिए अगर कुछ है तो अंधेरा है, और आसमान में जो चांद है वो कुछ लोगों के लिए है। ये आसमान में चांद का मतलब है कि मेरी व्यवस्था का एक ऐसा आदमी, जिसको हम नेता कहते हैं, वो ऊपर ऊपर चलता रहता है, वो उठ जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका ज़मीन से रिश्ता कट जाता है। और ज़मीन पर जब वो अपना संबंध बनाता भी है, सरोकार रखता भी है, तो कुछ ऐसे लोगों से रखता है जो बहुत मालदार होते हैं, उसके मतलब के होते हैं, काम के होते हैं, और उसकी आगे की व्यवस्था देख सकते हैं। तो ये जो मतलब वाला नाता रिश्ता होता है, उसमें आम आदमी कहीं कट जाता है। तो आम आदमी की गली में जो अंधेरा है चांद के होने के बाद भी, और चांद का होना कुछ घरों में या कुछ रोशनदानों में रोशनी के होने जैसा है, तो ये चांद चाहिए नहीं। प्रकृति से बात कर रहे हैं, राजनीति है, खालिश राजनीति है, तो ये सब कैसे होता है? इतनी सारी चीज़ें उमड़ घुमड़ रही होती है, ये वो न्यूज़ का असर है जो दिन भर आप टकराते हैं न्यूज़ रूम में, या आपका व्यक्तित्व इस तरह से कैसे आप समेट सकते हैं इतनी चीज़ों को? क्योंकि तब तो आप पर कहेगा लोग कि अरे ये तो बहुत घाल-मेल है। मैं थोड़ी अलग तबीयत का आदमी हूँ, वो लीक तोड़ के चलता हूँ, साँचा तोड़ के चलता हूँ। अगर कोई कहता है कि आप मार्क्सवादी हैं, समाजवादी हैं या दक्षिणपंथी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी बात का हिस्सा नहीं हूँ। मैं भैया आम आदमी और इस देश के समाज का हिस्सा हूँ। यहाँ जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं उनको मैं देखता हूँ, उनसे लड़ता हूँ, और जिन लोगों के लिए मुझे लड़ना चाहिए उनकी खातिर आवाज़ उठाता हूँ। अब चूँकि पत्रकार हूँ तो रोज़ रोज़ 10 तरह की चीज़ें तो मुझे दिखती हैं। जैसे एक कविता है प्रदर्शनकारी। जब 2012 में दिल्ली बलात्कार कांड था, उसके बाद बहुत प्रदर्शन हुए। एक दिन लाठी चली और बेतहाशा लाठियाँ चली। वो मैं देख रहा था, तस्वीरें देख रहा था कि किस तरीके से लोग आते हैं, और आने के बाद वो अलग अलग गलियों से आते हैं, जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग लगी होती है उसको तोड़ के आते हैं, पुलिस के डंडे चलते हैं, वो भागते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में तब आए नहीं थे, तो उस समय ये लोग सड़क पर उतरा करते थे, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, और डंडे चला करते थे। रोज़ आना, रोज़ पिटना, रोज़ भागना। तो देश के बुनियादी सवाल पर डंडे खा खा करके और फिर जा कर के पीठ सेक करके और फिर आना। तो प्रदर्शनकारी, मुझे लगा कि किसी भी देश में जो प्रदर्शनकारी होता है, ये वो समय था जब मिस्र में भी आंदोलन चल रहा था, और पूरा अरब जो है वो कहीं ना कहीं खदबदा रहा था। तो सब जगह आंदोलन का एक दौर था, और सब जगह के आंदोलनकारी एक से होते हैं। तो आंदोलनकारी कविता जो है उसी दौर की पैदाइश है, जो प्रदर्शनकारी कविता है। ऐसे ही एक कविता है मेरी, मुनादी। मुनादी जब आम आदमी पार्टी 2013 के चुनाव में आ रही थी, 14 के चुनाव में आ रही थी, और जब पहले उनके 54-55 दिनों की सरकार जब बनी थी, उससे पहले जिस तरीके से वो खड़ा होते थे, सड़क घेरते थे, रोड घेरते थे, सीधा मोर्चा लेते थे, ऐलान किया करते थे। तो ये मुनादी जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आप सत्ता व्यवस्था में आने के लिए, भैया हमको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए लोगों को जुटाओ, घेराव करो, पार्लियामेंट को घेर दो, पीएम के घर के रास्ते को घेर दो। तो यह जो मुनादी है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चोर, वो चोर, इसमें आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है। मुनादी मेरी कविता जो है, इस देश में अपने फ़ायदे के लिए नारे लगा करके लोगों को बुलाना, आम आदमी को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर देना, मुनादी मेरी वो कविता है। वैसे ही जब पहला राज्य बना तेलंगाना, तो एक गांव में एक किसान की आत्महत्या हुई। वो पहली आत्महत्या थी तेलंगाना की।
वो किसान जो है वो खेत से लौटा, अपने घर आया, फिर उसका बच्चा स्कूल में था, स्कूल गया, अपने बेटे को इशारे से स्कूल के बाहर बुलाया, बगल में एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान पर ले गया, 5 रुपए का नोट निकाल के और उसके लिए मिठाई खरीदी और बेटे के सिर पे हाथ रखा, बोला कि सुनो बेटा, खूब पढ़ना, किसान मत बनना। यह हिला देने वाली स्टोरी थी, न्यूज़ की स्टोरी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा इससे, तो मैंने कहा नहीं, इसको कविता की शक्ल में आना चाहिए। ऐसे ही इजरायली सैनिकों की संगीनों के बीच में फ़िलिस्तीन का एक बच्चा जो है वो गिरा था। वो तस्वीर बहुत मार्मिक थी। वो बच्चा 1.5-2 साल का होगा, वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, आधा पैर मोड़ कर आधा फैला कर, और वो ऐसे ही देख रहा था। चारों ओर जो वो सिपाही खड़े थे, उनकी बंदूकें उसकी तरफ थी। वो तस्वीर जब मैंने देखी थी, मुझे लगे यार ये दुनिया में कहीं भी हो सकता है इस तरीके से। और कोई बच्चा जो है अगर नहीं जानता है, उसको ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मार देंगे, और उसकी उसकी मौत से पहले उसके माँ बाप मार दिए गए हों, और वो बच्चा कुछ देर के लिए ज़िंदा है, पता है थोड़ी देर बाद मार दिया जाएगा। दुनिया में हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें इंसान की जान खतरे में है। तो हम किस व्यवस्था में हैं? अगर हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो इंसान को बचाने के लिए इंसान को ही मारे, फिर ये कैसी व्यवस्था है? मेरी कविता में आपको रेखा मिलेंगी। वो रेखा जो है वो प्रतीक हैं अपनी तरह की महिलाओं की। वैसे लता मंगेशकर पर कविता है, फूलन देवी पर कविता है, मेधा पाटेकर पर कविता है। तो मेरे दौर की वो तमाम महिलाएं जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को हिलाया डुलाया है या प्रभावित किया है, वो हैं। आपने कहा मेधा पाटकर हो या फूलन देवी हो, हम जिस सोशल स्ट्रक्चर में हैं अभी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, चाहे वो टीवी का माध्यम हो, अखबार का माध्यम हो, और जो हम आम लोग हैं उसमें लगता है कि वो अब तो एनजीओ को लेके भी बहुत सारे विमर्श शुरू हो गए हैं, एक कल्प्रिट की तरह देखा जा रहा है। समाज से का फूलन देवी को लेकर कई तरह के कंट्राडिक्शन रहे हैं। एक वर्ग है जो उन्हें अपना आइकॉन मानने लगा है, एक वर्ग है जो उनको हत्यारा कहता है, उनकी हत्या भी इसी सब वजह से। तो आपने जो लिखा है उससे क्या लगता है कि आप महिला अधिकार की वजह से उन दोनों को शामिल करना चाह रहे हैं, या सिर्फ एक सोशल चेंजेस भी देख रहे हैं उनकी वजह से? जैसे मुझे लगता है फूलन देवी को मैंने जितना देखा या जितना समझा पड़ा है कि वो एक प्रतिरोध था, एक महिला थी जिसने तमाम तरह के अन्याय के खिलाफ जो सहने की आदत थी महिलाओं की, उसको उन्होंने तोड़ा। मेधा पाटकर पूरी ज़िंदगी ऐसे ऐसे मुद्दों पर काम करती हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता इस व्यवस्था में। तो आपके लिए दोनों क्यों महत्वपूर्ण थी? मेरे लिए मेधा पाटेकर का मतलब मेधा पाटेकर ही नहीं है, और फूलन देवी का मतलब फूलन देवी ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मेधा पाटेकर को जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ या फूलन देवी को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, उसमें उस सांचे में या उस रूप में जो भी महिला मुझे मिलती है वो फूलन देवी है, वो मेधा पाटेकर है। मेरी फूलन देवी वो है जो महिला अब जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ खड़ा होने का मादा रखती है। वो चूड़ियाँ पहनकर, आलता लगाकर, मेहंदी लगाकर, घूंघट लेकर आपके दरवाजे के पीछे बैठी हुई कोई महिला है, वो आपकी बीवी है या बहन है या माँ है, अगर वही है तो उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो जो कमर कस के खड़ा होती है और कहती है कि मेरे ऊपर जुल्म होगा तो मैं भी खड़ा होकर के जुल्म करूँगी, जुल्म नहीं लेकिन वो प्रतिकार करती है, वो प्रतिशोध के लिए खड़ा होती है। आप उसको प्रतिशोध कह सकते हैं, मैं प्रतिकार कहूँगा। वो खड़ा होती है, उसमें साहस पैदा होता है, उसको लगता है कि मैं खड़ा होकर के अपने ऊपर हुए जुल्म को रोक सकती हूँ, उसका विरोध कर सकती हूँ। मेरी फूलन देवी वो है। अगर कोई फूलन देवी और आकर के बेहमई जैसे 4-5 और कांड कर देती है तो मेरा उस फूलन देवी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, खड़ा होना, साहस दिखाना, समाज को ललकारना, अगर ऐसी कोई फूलन देवी है तो मेरी फूलन देवी है। वो तमाम जो 3-4 सालों से चीज़ें चल रही थी और आप जो देख रहे थे, तो न्यूज़ रूम से आते थे, वो एक छटपटाहट थी, एक खलिश थी, और फिर आप लिखते थे। ऐसे ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ,
होता ये है कि जिस पेशे में आप रहते हैं उस पेशे का असर आपकी सोच पर, समझ पर होता है। अब दुनिया लगातार आप देखते हैं, खून खराबा लगातार देखते हैं, रिश्ते नाते में घात लगातार देखते हैं, सत्ता व्यवस्था में घालमेल देखते हैं, तो आपको लगता है यार यहाँ तो दिक्कत है। तो हर दिक्कत परेशानी को आप न्यूज़ के तौर पर तो नहीं दिखा सकते, तो फिर आपको लगता है लिखना चाहिए। मतलब छंद को लेकर जो वाक विन्यास है, जो छंद है, इसकी चिंता लिखते समय भी नहीं हो रही थी? नहीं, क्यों? वो तो बहुत पहले टूटा है। मतलब मुक्तकों में तो निराला ही आ गए थे। अभी तो अब विष्णु खरे जैसे कवि हैं कि आप अगर उनको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप छोटी-मोटी कहानी पढ़ रहे हैं, ना कि कोई कविता पढ़ रहे हैं। मुक्तिबोध जैसे महान कवि को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई लय, छंद, तुकबंदी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मुक्तिबोध में बड़े प्रश्न हैं। आज के समय में खासकर हिंदी मीडिया के आप संपादक हैं, तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि बहुत असंवेदनशील हो गए हैं, उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, उस पर असर नहीं होता है। मैं बार-बार अपने लोगों से भी कहता हूँ कि जो हम हैं, दरअसल हम अगर किसी शरीर को ढो रहे हैं और इस शरीर से एक नाम हमारा जुड़ा हुआ है, राणा यशवंत मेरी एक पहचान है, मेरा एक चेहरा है, मेरा एक शरीर है, लेकिन इसकी मियाद है। ये हर सेकंड ख़त्म हो रहा है। जब इसकी मियाद पूरी हो जाएगी तो ये शरीर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका नाम रह जाएगा। तो जो आपने सोचा, जो आपने समझा, जिसकी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों के हक़ में आवाज़ उठाना चाहते हैं, वैसा कुछ कर गए क्या? तो वैसा कुछ कर गए में मेरी कविताएँ भी आती हैं और उसी वजह से ये संग्रह आपके हाथ में है। मतलब ये जो संग्रह है, उसमें कोई नाराज़ हो सकता है, कोई खुश हो सकता है, लेकिन सबके लिए है। तो ये भी ध्यान में था आपके कि एक संग्रह जो आए, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हो? कविताएँ जो हैं वो आपके भीतर से निकलती रहती हैं। जैसे कि एक कविता है इसमें, तुम रहना। अब तुम रहना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, लेकिन उसकी जो मूल प्रकृति है वो किसी आदमी से जुड़ के रहती है कि तुम रहना। वो तुम जो है वो आपके भीतर का साहस भी है, आपके भीतर का हौसला भी है, आपके भीतर की प्रेरणा भी है, आपके भीतर की सोच भी है, आपके भीतर का विचार भी है और आपका कहीं न एक संकल्प भी है। मेरा जो यूनिट है जिसको आप कहेंगे कि मैं कहाँ से समझता हूँ, तो मेरा गाँव है। अब मेरे गाँव में पाड़े टोली है। पाड़े टोली में जो मकान जैसे पहले थे वो वैसे ही है। बरसात के दिनों में वो काई लगी रहती है आंगनों में, आप बाहर से झाँकेंगे तो वो आंगन में पानी है, वो सारे पर काई है, उधर जो है एक दीवार गिरी पड़ी है, उस पर खाट पर लेकर के वो बैठी हुई है, अपने बच्चों को खिला रही है। उसका नहीं बदला। तो जो एक बड़ा तबका है जिसका नहीं बदला, वो क्यों नहीं बदला? भैया तो आप जो लोग जिम्मेदार जवाबदेह लोग हैं, जो बदलने के लिए आए हैं, हमारे नेता या बाकी लोग, तो काहे नहीं बदला? वो पाड़े टोली की आबादी नहीं बदली। हमारे यहाँ चमार टोली की हालत नहीं सुधरी, दुसाध टोली की हालत नहीं सुधरी, सुधरी, लेकिन जैसे बाकियों की सुधरी वैसी नहीं सुधरी। तो फिर सवाल तो होना चाहिए ना कि अगर 15% लोग, 10% लोग मालदार 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 बहुत मालदार हो गए, तो बाकी जो 85% है उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि उसका हिस्सा आप खा गए। अगर नहीं तो फिर वो काहे वहाँ खड़ा है? तो इसलिए 85% बात है तो 85% के लिए आपकी कविताओं में, आपके विचार में वो आना चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए ये कविता संग्रह? अगर आप एक पढ़ने के लिहाज से बुक स्टॉल पे जाएं और 10-12 हों और ये हाथ में आए और आप रीडर हों, तो क्यों पसंद करेंगे इसे? कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें कविताएं हैं, एक विषय वस्तु पर नहीं, चूँकि संग्रह है इसलिए, या एक देश के बड़े संपादक ने लिखा है जिसे पूरा देश जानता है, साहित्य मंडली में लोग जानते हैं, कवियों की जो लंबी फहरिस्त है उसमें लोग जानते हैं इसलिए, या फिर एक आपकी जो सामाजिक राजनीतिक समझ है वो इससे आपके जो पढ़ने वाले होंगे, जो रीडर्स होंगे, वो बढ़ेगा, उनको इतना आश्वस्त करेंगे? कोई एक वजह जो आपको सबसे नज़दीक का लगे, जो इस संग्रह के पास हो, जिसके पढ़ने से उस आदमी के जीवन में, सोच में बदलाव आए? मैं अपने बारे में अपनी बात कह ही नहीं पाया कभी। मेरी कमज़ोरी ये है कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा भी हो तो मैं ये कह ही नहीं पाता हूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि वो मुझे अपने को प्रमोट करना होता है।
इसलिए मेरी कविता आप ना पढ़ें, यही मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैंने लिखी है। आपकी रुचि अगर होगी तो आप पढ़ेंगे। उस कविता में ऐसा कुछ होगा जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी तो आप पढ़ेंगे। छपने के लिए आपने प्रयासरत नहीं थे, 2-3 साल 4 साल से आप जो महसूस कर रहे थे उसका ये संग्रह है, तो आप कुछ तो कहेंगे ना कि वो लोग जो पढ़ेंगे वो किस तरह से महसूस करें और क्यों पढ़ना चाहिए। आप अपने दर्द को या अपनी खुशी नहीं को या देखिए, अपनी समझ ये को तो शेयर करेंगे। इसमें जो कविताएं हैं, जब मैं बीएचयू में था तब की भी हैं। जब मैं नौकरी के लिए दिल्ली में आया और पॉकेट में बहुत कम पैसे रहते थे, 5-7 रुपए, और मुझे महरौली से नोएडा जाना होता था, तो डर लगता था यार, ये 8 रुपये का टिकट मांग लिया तो 1 रुपया कहाँ से आएगा। तो उस 1 रुपये की जो तकलीफ़ थी या डर था वो भी मेरे भीतर है। अ, मेरे बच्चे के लिए सेरेलैक का पैसा मेरे पास नहीं था, और एक बाप की जो तकलीफ़ होती है कि उस तरह के बहुत सारे बाप इस देश में हैं। तो नहीं था, तो वो तकलीफ़ भी उस बाप के दर्द में आई, तो मैंने उसको लिखा है। बाद में हालाँकि कविता बाद में लिखी, लेकिन वो दर्द तकलीफ़ तो आदमी महसूस करता ही है। और वो अगर मैं पिता हूँ, तो इस देश का हर आदमी पिता है। इस दुनिया में जितने भी पिता हैं एक तरह के सोचते हैं। इस देश में 1 रुपये को लेकर के जो डर मेरा था वो किसी एक आदमी, हर आदमी का होता होगा। तो अंधेरी गली का चांद, ये सारी कविताएं आप ही की है। कोई एक कविता जो बहुत करीब हो, ये बस नॉर्मल सा वाजिब सवाल तो नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, जिसकी 4-5 पंक्तियाँ आप हमारे कैमरे पर मैं आपको सुनाएंगे। एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें डरे हुए लोग। अब आप इसमें कोई वाद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही हर आदमी मुझे मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है डर। जिंदा लाश होते हैं डरे हुए लोग। बोलते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते। प्रेम करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। सपने देखते हैं, सपने जी नहीं पाते। रिश्ते बनाते हैं, निभा नहीं पाते डरे हुए लोग। इसका जो आखिरी हिस्सा है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। निहायत शरीफ होते हैं, घर से काम पर और काम से घर लौटते हैं। उनके लिए जीना सबसे ज़रूरी काम है। बस जीने के लिए सारी हिकारतें सहते हैं। कंधों पर बेहिसाब बोझ ढोते हैं। कहना तो सच ही चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते डरे हुए लोग। तो ये हमारे दौर के एक आम आदमी की, या हम जिस समाज में हैं उसकी परेशानी है। उसके साथ मुश्किल यही है कि बेचारा रोज़ी रोटी में इतना फंसा हुआ है कि पुलिस वाले ने रोक दिया तो कहा कि भैया 5 रुपये ले लो, छोड़ो, मुझे जाने दो यार। तो वो कहीं पंगा लेना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि यार जल्दी जल्दी जीवन जी लो, बच्चा है शादी कर दो, बेटी है शादी कर दो, वो अपनी नौकरी करे, आगे बढ़ो। अब इसी चक्कर में बेचारा उलझ के रह गया है, और दिन रात जो है वो फंसा रहता है, डरता है। क्योंकि आप एक निजी रूप से सवाल हुआ एक संपादक के तौर पे भी कि आज के समय में जब से सोशल मीडिया है, जो वुमेन राइट्स को लेकर बहुत डिस्कोर्स है, बहुत बहस हो रही है, और दूसरी है जाति को लेकर अपने देश में बहुत बहस हो रही है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को इसमें बात की है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं जो हाशिए पर हैं उनकी बेहतरी नहीं हुई है, महिला अधिकारों को लेकर आपका कुछ अपना एक नज़रिया है। तो क्या लगता है कि हम एक समाज के तौर पे कुछ बदल भी रहे हैं, या फिर जो जो मतलब पुराने समय से जो विमर्श था, जिस तरह से हम जी रहे थे डर्रे पर, वैसे ही चलता आ रहा है, और कुछ तब्दीलियाँ हुई है, और जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो उनकी लड़ाई की वजह से हुई है, या हम संवेदनशील हुए हैं एक पुरुष के रूप में, एक समाज के रूप में। पुरुष के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में पुरुष हमेशा डोमिनेट करता रहा है, तो हम अपनी तरफ से अधिकार देने के पक्षधर अभी हुए नहीं हैं। क्या लगता है, हुए हैं या वो लड़ रही हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी उनको मिल रहा है वो इस वजह से उनको मिल रहा है? देखिए, थोड़ा बदला है। अब आप कहें कि बहुत बदला है तो कुछ बदला है नहीं। हाँ, ये है कि आदमी जब पढ़ने लिखने लगा है, दुनिया का दायरा बढ़ गया है, हमारा मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों के बीच में आता है। ये जो टीवी और फ़ोन, मोबाइल है, इसने भी बहुत कम्युनिकेशन बढ़ाया है। तो
जब आदमी थोड़ा समझदार हुआ कि चलो यार पहले जाहिल था तो लड़ाइयाँ ज़्यादा थीं, पत्नी है तो वैसे भी पत्नी को लेकर, बेटी को लेकर के जो मर्द की मानसिकता है वैसी रहती है कि वो लगाम उसके हाथ में होनी चाहिए। पंचायत हो लेकिन मुखिया तो वही बने। तो मुखियागिरी करने के चक्कर में आदमी रहता है, और वो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे जाहिल आदमी हो, मर्द की मानसिकता एक सी होती है। तो इस देश में महिलाओं को लेकर के जो बदला है वो थोड़ा बहुत बदला है, क्योंकि पंचायती राज कानून आ गया, स्थानीय स्तर पर उनको आरक्षण दे दिया आपने। नहीं, मेरा इंटरेस्ट था जो आपकी जो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं, वहाँ के हालात के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि क्या लग रहा है आपको अपने देश में, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक तो अभी रोशनी पहुँचने में पता नहीं कितना समय लगेगा। जिस जमात में आप उठते बैठते हैं, जिस मल्टीनेशनल माहौल में आप काम करते हैं, वहाँ किस तरह से हालात बदले हैं? क्या हमने उनको अधिकार दिए हैं या वो हमसे छीन रहे हैं? नहीं, हमने ईमानदारी से बोलूँ तो हमने अधिकार उनको दिए नहीं हैं, और वो छीन भी नहीं रही हैं। मुझे लगता है कि वो अपने आप को बेहतर करने की लगातार कोशिश करती हैं। जैसे मान लीजिए कि टीवी में कोई ऐसी जर्नलिस्ट है जो अपने बूते लगातार लड़ रही है। अब वो रोज़ एक रिपोर्ट फाइल करे और वो उसकी रिपोर्ट पर आप चर्चा करें। वो कहीं आउटडोर जम्मू कश्मीर में जा कर के और बॉर्डर से कोई लड़की की रिपोर्टिंग करती है तो आप देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो बड़ी काम की है, बड़ी साहसी है। तो धीरे धीरे वो अपनी पकड़ बनाती है, फिर पहचान बनाती है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती है। लेकिन उसके लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के वो अपनी पहचान बनाती है, तब जा कर के उसको एक मकाम हासिल होता है। लड़कों के साथ ऐसा है नहीं। कविता संग्रह है, हम उम्मीद करें कि आगे कहानी का संग्रह होगा, या कोई उपन्यास, या कोई स्मरण, या कोई पत्रकारिता पर ही कोई बड़ी किताब। मैं थोड़ा अलग अलग तबीयत का, मतलब एक ही तबीयत का आदमी हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से अपना काम करता हूँ। जैसे ये मेरी कविताओं का संग्रह है, लेकिन नवंबर के आखिर तक मेरी नज़मों का एल्बम आपको मिलेगा। अच्छी नज़में हैं और कुछ नज़में तो कंपोज़ भी हो गई हैं, और वो मुझे लगता है कि उम्दा हैं। उसके बाद फरवरी और मार्च के बीच में जो मेरा प्रोग्राम जाता है अर्ध सत्य, वो किताब की शक्ल में आएगा, और अगले साल जून जुलाई के आसपास आपको एक उपन्यास पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए नज़्म आएगी, फिर वो ट्रैवलॉग की तरह अर्ध सत्य आएगा, फिर एक उपन्यास आएगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की हैं। शायद आपको आज कविता पसंद आ जाए, कल आपको नज़्म पसंद आ जाए, परसों आपको अर्ध सत्य का कोई लेख पसंद आ जाए, तरसों आपको उपन्यास पसंद आ जाए। कोशिश है लिखने की, लिखता रहता हूँ, क्योंकि लिखने के धंधे में, पढ़ने के धंधे में, धंधे की ज़रूरत ये है कि आप बार बार सोचें। बार बार सोचते हैं तो कुछ तो आप चैनल में कर लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ रहता है जो आप वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर उसको लिखते अगर हैं। आप कविता पढ़ने के शौकीन हैं, आपने हुस्न के कितने रंग है, नदी, नाले, पहाड़, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ा है जो अभी तक मेन स्ट्रीम में कविताएं लिखी जाती थी, उसके इतर कुछ पढ़ना चाहते हैं, जब भी आपको मौका मिले इस किताब को ढूंढिए, खरीदिए और इसको पढ़िए। और फिर अगर आपको लगता है कि ये सार्थक है, समाज को उकेर रही है, जगा रही है, और जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उस पर अगर इनकी कविताएं बात कर रही है, तो फिर जो इनकी आने वाली किताबें हैं उसको भी जानने समझने की कोशिश कीजिएगा। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।